अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सारे लोग जो है वो आइदर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस के हैं सर। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो नहीं है आप में? दैट्स गुड। सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ ज़्यादा थी हमारे सब्जेक्ट की, तो इसलिए हमने इसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया। एक सेक्शन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स का है, वो सेपरेट चलेगा। सेम टाइमिंग पे डॉक्टर एहसन सगीर पढ़ाएंगे वो। और जो कंप्यूटिंग के डिसिप्लिन हैं वो सारे मेरे साथ हो। ठीक है, तो सेम डे सेम टाइम। और आप में से कुछ लोग तो पिछली क्लास में थे, कुछ नहीं थे, तो हम थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से लेके चलते हैं। और आई होप जो नहीं थे उन्होंने लेक्चर देख लिया, रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपने देखा है? आप लेक्चर में डॉक्टर एसएल से की वाले वो तो ठीक है। उससे पहले एक लेक्चर और भी हुआ था। सर उस पर मैं नहीं बस अच्छा, उस वक्त तक नहीं किया था। चलो ठीक है, वो अब मैं दोबारा ग्रुप में वीडियो लिंक शेयर कर लूंगा। सर आप उनको जरूर देख लीजिए। राइट। ठीक है। So let's start with today's content. अच्छा, डॉक्टर हसन सगीर की क्लास आपने लास्ट टाइम ली थी, आपने भी ली थी? नहीं सर अच्छा, आपने ली थी सब? आपने ली थी। नहीं सर तो क्या कंटेंट कवर किया आपने उस क्लास के अंदर, क्या पढ़ा था? क्या क्या चीजें पेपर वगैरह का लिखना और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं उसके रिगार्डिंग इस तरह का कंटेंट बताना चाहिए। सही पूरा लाइफ साइकिल का जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह ऑब्जेक्टिव किस तरह हम अपना डिफाइन करते हैं, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं और इसके रिलेटेड एक्सरसाइज। ओके, ठीक है ठीक है, चले, नो इश्यूज। उस इंफॉर्मेशन को भी रखिए। और आज हम अपने जो कंप्यूटिंग के लिहाज से हमने चीज़ें कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक, थोड़ी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में भी और करने में भी मुख्तलिफ हैं, वो हम उनको फोकस ज़्यादा करेंगे। और लेट्स सी कि क्या आप इसमें से कवर कर पाते हैं। लेट मी ओपन दी प्रेजेंटेशन। लास्ट क्लास में जो मुझे याद पड़ता है हमने स्टार्ट किया था, एक तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि ओवरऑल रिसर्च मेथडोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्से के अंदर हम देखेंगे कि रीडिंग से मुताल्लिक क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह से और कहाँ से और क्या पढ़ा जाता है। फिर एक हिस्सा होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि जब हमने पढ़ लिया और अपना एक सुटेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर हो गई, तो उसमें से अगर मैंने कुछ लिखना है तो किस तरह से लिखूंगा, लिखने के तरीके क्या होते हैं, उनमें क्या गलतियां की जा सकती हैं, उनको कैसे अवॉइड किया जाता है, और क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, इसको फोकस करेंगे। और तीसरी चीज जो है वो इस दोनों के ऊपर ओवरलैप कर रही है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स। कि पढ़ने के बाद भी आप कैसे बताते हैं कि मैंने क्या पढ़ा है, और लिखने के वक्त भी क्या बताते हैं कि मैंने क्या लिखा है। सो ये तीन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान होगा इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, और हम इसको फॉर्मल रिसर्च मेथड्स के मुताबिक पढ़ेंगे। मैंने ये भी आपको बताया था कि इनफॉर्मल रिसर्च भी की जाती है, हर वक्त कर रहे हैं हम। फॉर्मल रिसर्च का एक खास तरीका है जो कि एकेडमिक कम्युनिटी ने डिफाइन किया हुआ है, और वो तरीका जो है एक रिसर्च मेथड को फॉलो करता है। और उसके अंदर हर चीज़ डिराइव होती है फ्रॉम अ पब्लिश्ड रिसर्च पेपर। सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कवर द थिंग्स जो कि फॉर्मल तरीका है या रेगुलर तरीका है रिसर्च का, जो कि एक रिसर्च स्टूडेंट भी फॉलो किया करना चाहिए, उसके अंदर हम रिसर्च पेपर्स को फोकस करते हैं। ठीक है। और रिसर्च पेपर्स के अंदर अगर हम वो रिसर्च प्रोसेस की एक डायग्राम देखें, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, तो उसमें में नजर आएगा कि जो रिसर्च पेपर्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं, हम उनको भी आज डिस्कस करेंगे। सो रिसर्च पेपर्स की कैटेगरीज डिस्कस करेंगे, उनकी क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, और इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि रीडिंग के अंदर चूंकि हमने रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं तो उनके अंदर हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या चीज़ लिख के वक्त हमने रखनी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कवर किया था कि हमारे जो फॉर्मल तरीके हैं रिसर्च को इवेलुएट करने के यूनिवर्सिटी के अंदर, वो किस स्टेज के ऊपर कैसे किए जाते हैं। मास्टर्स के रिसर्च के अंदर
क्या क्या स्टेप्स हैं और पीएचडी की रिसर्च के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं। जब आप लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो देख लेंगे तो वहाँ पे आपको नजर आएंगे। मास्टर्स के अंदर हमारे थीसिस के दो हिस्से हैं, एक TH1 कहलाता है, एक TH2 कहलाता है। TH1 की इवैल्यूएशन के लिए एक स्टेज इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल्स है, उसकी फॉर्मुलेशन उसकी कॉम्पोजिशन हमने डिस्कस की थी, उसका तरीकाकार डिस्कस किया था। एक स्टेज जो है वो ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी है, अगेन ये एक कैंपस लेवल कमेटी है। ECP जो है वो डिपार्टमेंट लेवल कमेटी है। और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी लेवल कमेटी जिसको हम GSRMC कहते हैं, वहां पे भी आपका थीसिस जो एवेल्युएट होता है। तो तीन स्टेजेस में TH1 एवेल्युएट होता है, जब वहां से आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप TH2 में शिफ्ट कर जाते हैं, और TH2 जो है वो फिर आपका एक एक्सटर्नल एवेल्युएटर जो है वो उसमें आके देखता है। तो इसकी कॉम्पोजिशन, इनके अंदर जो कंटेंट्स हैं और इनके अंदर जो डिफरेंट ग्रेडिंग कंटेंट है मुख्तलिफ लोगों का, वो हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिटेल में कवर किया था। PhD के मुतालिक भी हमने देखा था कि कितने क्राइटार्स होते हैं थीसिस वर्क के लिए, कितने होते हैं कोर्स वर्क के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थीसिस की मास्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की थी। और इफ़ आई रिमेंबर, मैंने आपको सुपरवाइजर सेलेक्ट करने का तरीका, टॉपिक सेलेक्ट करने का तरीका, इसके ऊपर भी डिटेल बात की थी कि टॉपिक सेलेक्ट करना है तो क्या तरीके हैं, और अगर आपने सुपरवाइजर सेलेक्ट करना है तो क्या तरीके हैं। इसके ऊपर भी अलग अलग दो प्रेजेंटेशन हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। तो प्रोबेबली दोबारा तो मैं उसको कवर नहीं करूंगा, लेकिन ये कि आपको मैंने एक ब्रीफ समराइज कर दिया कि क्या क्या कंटेंट जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। आप नहीं थे, वीडियोस ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप के अंदर, मैं लिंक्स दोबारा शेयर कर लूंगा, आप शेयर कर लीजिएगा, आपके पास तो होंगे ना। तो वो आप बेशक अभी शेयर कर लें अपने उसके अंदर से, तो आप जब भी टाइम मिले उसको कवर कीजिए। और मेरी इसमें गुजारिश ये भी थी कि आप जो भी लेक्चर क्लास में आते हैं या वीडियो लेक्चर देखते हैं, ऑनलाइन आते हैं, हर केस के अंदर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने उस दिन के लेक्चर की एक छोटी सी समरी बनाएं, एक दो तीन पेजेस की, जो आपने उस दिन मेजर पॉइंट्स समझें, और उनको नोट डाउन करके अपने हैंड राइटिंग में बिफोर द नेक्स्ट क्लास वो आप शेयर बैक कर लीजिए। तो हमारे क्लास के जो CR हैं उनका नाम क्या है जी? शामिल। शामी। तो जो रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट है वो TH1 कहलाता है। सो हमने TH1 TH2 के कंटेंट की जो फर्क है उस पर भी प्रीवियस क्लास में बात की थी, और मैंने बताया था कि किस तरीके से आपने TH1 को परसू करना है और अपने एक्चुअल प्रपोजल के लिए अपने आप को तैयार करना है। ठीक है। अ, उस हवाले से जब आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आपको यही सेम कोर्स असिस्ट करेगा टुवर्ड्स योर एक्चुअल थीसिस। यहाँ पे आपने अगर प्रपोजल डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लिया तो आगे जाके आपके लिए चीज़ें जो है वो कदर आसान हो जाएंगी जब आप एक्चुअल थीसिस पोर्शन में जाएंगे। इस सब्जेक्ट के लिए प्री रिक्विजिट भी यही है कि आपने कम से कम 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़े हो, ताकि एरिया ब्रेथ आपका अच्छा कवर हो और आप एक एक अच्छा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते। ठीक है। सो आई थिंक मैंने ये पिछले 5-10 मिनट में आपको एक दफा दोबारा सारा जो कंटेंट कवर किया था वो मैंने रिपीट कर दिया, और आप जो नए हैं उनको भी आई एम श्योर आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें कवर हुई। बट डिटेल में जाके लेक्चर देखिएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज नोट देम। आई एम ऑन द ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं आप, यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड मी मैसेजेस, और यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी कोई सवाल अगर आपका है तो आप मुझसे पूछें, अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं बताऊंगा। सर, डॉक्यूमेंट ये एंड ऑफ द कोर्स हमने इसको सबमिट कर दिया। जी एग्जैक्टली, अगेन सवाल का ताल्लुक पिछले लेक्चर से है, और मैंने इसमें यही बताया था कि इस सब्जेक्ट की जो ग्रेडिंग होगी उसमें आपने अपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशंस भी देनी होंगी, एक बिफोर मिड टर्म एग्जाम और एक बिफोर एंड टर्म एग्जाम। सवाल भी मिड टर्म में और एंड टर्म में उसी के अंदर से आएंगे। ठीक है। और या उसके अलावा जो कंटेंट हम कवर करेंगे, और जो आपने अपनी डॉक्यूमेंट है वो भी बिफोर दी क्लोजिंग ऑफ द सेमेस्टर एंड टर्म से पहले भेजनी होगी। और उसके लिए मैंने एक सैंपल जो है वो शामिल इसको रिक्वेस्ट की थी कि वो PG कोऑर्डिनेटर से कलेक्ट कर लेगा, जो हमारे अप्रूव्ड सैंपल्स हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के TH1 के, वो आप देखें कि कैसे उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है। बाकी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन भी होंगी, जब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ क्या करनी है। ये तो एक स्टार्टअप के ऊपर आप कहें कि एक शुरू में आपको एक जंप स्टार्ट के तौर पे चीज़ें बता दी हैं, इन्हीं को हम पॉलिश करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर्स के क्या क्या चीज़ें कवर करनी। मैं शो यू रिसर्च प्रोसेस राइट नाउ, तो वहाँ मैं दोबारा भी आपको बताता हूँ कि TH1 से क्या होगा, और फिर हम आगे चलते हैं फॉर रिसर्च पेपर्स कैटेगराइजेशन, उन पे बात करते हैं। सो शामिर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर।
अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट मैंने की थी कि आप पीजी कोऑर्डिनेटर से सैंपल प्रपोजल डॉक्यूमेंट लेके जाए, वो शेयर करेंगे सबके साथ, तो क्या है, इज इट डन? सर मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि आपको सेंड किए और आप शेयर करेंगे। अच्छा, जरा दोबारा उनको पुश कर लीजिएगा। जी मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। जी हाँ। जी, आवाज आ रही है भी आपको? जी सर अभी आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। तो काइंडली मोहसिन साहब को अगर आप ऑन बोर्ड करके उन्हें जरा दोबारा रिक्वेस्ट कीजिए और उन्हें कहें कि इसको एक्सपेडाइट कर लें ताकि आप तक वो सैंपल डॉक्यूमेंट्स पहुंचे। राइट सर, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। ठीक है जी। ओके, सो थैंक दिस इज ऑल फॉर एज फार एज द प्रीवियस आई वुड से समराइजेशन ऑफ द लेक्चर इज कंसर्न। सो अगर आप मुझे अब कुछ क्वेश्चंस, कोई ऐसी चीज जो डाउट में है आपकी और आपको पिछले लेक्चर के अंदर से समझ नहीं आई, तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं जी। If there is anything which you would like to ask. If there is nothing, so let me go on to the research process जिसकी मैं बात कर। Let me share the presentation with the class as well, and then सबको visible हो। आई थिंक अभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को भी प्रेजेंटेशन विजिबल होगी और आप लोगों को भी नजर आएगी। सो रिसर्च करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल रिसर्च का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाऊं और इधर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि TH1 TH2 में कहाँ पे फर्क आता है, यानी एक मास्टर्स थीसिस के अंदर, इवन PhD डिसर्टेशन के अंदर भी प्राइमरली इस पूरे रिसर्च प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे पता है। और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें और मैं इस फ्लोटिंग बार को थोड़ा सा हाइड कर दूं, ज़रा ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शंस मेंशन किए हैं और आपको यही सारे सेक्शंस जो है वो एक थीसिस डॉक्यूमेंट में नजर आते हैं। एक फॉर्मल रिसर्च थीसिस डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर ये सारे सेक्शंस इन फॉर्म ऑफ चैप्टर्स कवर किए जाते हैं। और यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर भी। एक फॉर्मल रिसर्च का तरीका ये है। इनफॉर्मल रिसर्च तो हर वक्त कर रहे हैं मैं और आप। मैंने आखिरी दफा भी एग्जांपल की थी। आज आप सुबह उठे, आपने कपड़े डिसाइड किए, आपने आने का तरीका डिसाइड किया, आपने नाश्ते का मेन्यू डिसाइड किया। अभी आप सोच रहे होंगे मैं वापस कैसे जाऊंगा, शाम में मैंने क्या करना है, रात के वक्त मैंने क्या एक्टिविटीज करनी है। ये सारे रिसर्च एस्पेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, उनके आप सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिसर्च इज ऑलवेज कैरिड आउट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड वी ऑल आर डूइंग इट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ आवर लाइफ। इट्स अ वेरी frequent thing which we are doing all the time, but it's an informal way of doing research. We try to find the solution, but based on personal experiences most of the time. Whereas now the formal research says no, not your own personal experiences are enough. No, आप जाइए, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से फायदा उठाएं, दूसरों के पब्लिश्ड वेरीफाइड वैलिडेटेड रिजल्ट्स को देख के अब कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। तो उसके लिए वी ऑलवेज फोकस ऑन दी पब्लिश रिसर्च पेपर्स। मैं अभी उस पर आता हूँ कि वो क्या, उसकी डिटेल्स क्या है। बट जब वो काम आप कर लेते हैं तो तरीका क्या है कि जी, पहली स्टेज पे आप अपने सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम को
डिफेंड करते हैं कि ये सोल्यूशन वाकई वायबल है, यूज डुएबल है, सुटेबल है। तो डुएबिलिटी, फिजिबिलिटी, सुटेबिलिटी ऑफ योर सोल्यूशन इज TH1 or proposal defense. Then the implementation of that solution and getting the actual results and then comparing it with some existing similar results and coming up with the positivity or negativity of your solution. That is called thesis defense or TH2. This is applied to both masters as well as PhD. दोनों में ये काम होता है। मास्टर्स के अंदर आप कोशिश करते हैं कि ऐसे सोल्यूशन पे काम करें जो दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यू रिमेन विद इन अ बाउंड्री। मैंने वो बाउंड्री भी लास्ट क्लास में दिखाई थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। गिव मी अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अल्लाह का शुक्र है सर, हम देखो। नहीं नहीं सर, बस क्लास में था, आप बताइए सर। ऐसे ही है सर। ठीक है सर, सही। मैं सर नोट कर लिया वो। मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था, उसमें ऑनलाइन लिंक वैसे दिया हुआ कोई नहीं था। तो सर, जी सर, जी हो ठीक हो गया सर। अगर ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं भी हुआ सर तो मैं फिजिकली अटेंड कर लूंगा उसको। जी सर, ठीक हो गया वो। डॉक्टर नजीब भी देख लेंगे क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस को वो देख रहे हैं, तो डॉक्टर नजीब। मैं ठीक हूँ, मैं उनको कम्युनिकेट कर दूंगा सर। जी ठीक सर। सर वेलकम सर, वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। चलिए, सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो बात में ये कर रहा था कि जी जो हमारे पास कैटेगराइजेशन है मास्टर्स के अंदर, जो ब्लॉक डायग्राम है या वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट होती है, वो ये होती है कि लेट मी जस्ट लिंक दैट टू, ताकि आप थोड़ा सा उसको भी लिंक कर सकें। मैं उस डायग्राम को भी दिखाता हूँ। एक दफ़ा दोबारा उसको शो कर लेते हैं ताकि आपको मास्टर्स और PhD के अंदर जो एक फ़र्क है वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मेरी आवाज़ भी ऑनलाइन आ रही है सबको? शामिर, आपको आवाज़ आ रही है? शायद वो स्क्रीन के ऊपर लिंक है इसलिए यहाँ आवाज़ उनकी मुझे नहीं आ रही, बट ऑप्शन से बात कर लें। आज अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। चलिए, ठीक हो गया।
सो मैं जो चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, नंबर वन चीज हम बात करेंगे कि जी रिसर्च मेथड पे मैं अभी बात कर रहा था या रिसर्च प्रोसेस पे मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर से हम जो है वो TH1 पब्लिक प्रपोजल और TH2 की हम बात करेंगे विच इज द थीसिस। ठीक है, एंड दिस अप्लाइज टू बोथ मास्टर पब्लिक PhD। ठीक है, और इसके बाद हम जाएंगे नंबर टू चीज के जो पब्लिकेशंस हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दी इम्पोर्टेंस, जिसके अंदर हमारे कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड नंबर टू जर्नल पेपर्स हैं, उनके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है और उसकी क्वालिटी जो है वो कैसे जो एस्टेब्लिश हो जाएगी, जिसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो एक और चीज पे मैं बात करूंगा दैट इज दी इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इटसेल्फ। ये रिसर्च या R&D जिसे हम कहते हैं, ये की क्यों जाती है, गवर्नमेंटल सेक्टर जिसको क्यों, या एक सरकार जो है वो क्यों इसको लेके चलती है, या क्यों आपसे कहती है कि जी ये काम करें, स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं और इंडस्ट्री पे भी फोकस करते हैं। ओके, खैर चलें, बिफोर वी गो इनटू दैट मैं सिर्फ आपको एक बाइफिकेशन दे दूं दो डिफरेंट डिग्रीज की, ताकि वो थोड़ा सा एक अच्छा अंदाजा हो कि इसको करने की वजह क्या है। अच्छा जी, अगर आपको ये भी डायग्राम नजर आ रही हो, ऑनलाइन भी नजर आ रही होगी और आपको क्लासरूम भी नजर आ रही है, तो ये एक सर्कल जो है वो ये शो करता है कि इस वक्त दुनिया में जितनी नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है seemingly कि वो ये नॉलेज है, सब कुछ, हर डोमेन, हर एरिया, हर फील्ड के अंदर। ठीक है, सो जब हम तालीम हासिल करना शुरू करते हैं तो हम बेसिक स्कूलिंग जो है वो हर एरिया से हम साइंस भी पढ़ते हैं, आर्ट्स भी पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिजिकल एरियाज में भी बच्चों को काम कराया जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, तो यू ट्राई टू कवर फ्रॉम ऑल डोमेन्स। हाई स्कूल में आप उस पर बिल्ड करते हैं और एडवांस चीज़ें कवर करते हैं, मैथ की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, सोशल साइंसेस की। और जब आप बैचलर्स में आते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, या CS में आते हैं, या डाटा साइंस में आते हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, या सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं, तो फिर आप एक स्पेशलिटी गेन करते हैं, आप और चीज़ें भी कवर करते हो। दुनिया भर का साइकिल यही है, यू कवर फ्रॉम ऑल डोमेन्स बट प्राइमरली योर फोकस इज टुवर्ड्स वन स्पेसिफिक डोमेन मोर, उस एरिया के सब्जेक्ट या डेप्थ सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, मास्टर्स के अंदर देखिए, अभी दुनिया की नॉलेज स्टिल इज टू लार्ज फ्रॉम दैट 16 ईयर क्वालिफिकेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट। मास्टर्स के अंदर यू बिल्ड ऑन दैट स्पेशलिटी, जो भी आप डिग्री कर रहे हैं ये आपके उन्हीं एरियाज के सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, जो कि आपके एरिया डेप्थ कोर्सेज थे बैचलर्स के अंदर। CS में, डाटा साइंस में, या सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को और डेप्थ में कवर करते हैं, उस एरिया में जो फाइंडिंग्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, बट यू रिमेन विद इन दी वर्ल्डली बाउंड। दुनिया की इंफॉर्मेशन तक आप पहुंच नहीं पाते क्योंकि टाइम लिमिट कम है। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन फॉर मास्टर स्टडीज इज 4 years, मिनिमम इज 2 years, 3 रेगुलर सेमेस्टर्स। सो आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को ग्रैस्प कर सके। ठीक है, तो हेयर योर मास्टर स्टडीज फिनिशेस, तो आपका थीसिस भी इसके अंदर से ही होगा, थीसिस भी इसी में कंप्लीट होगा, कोर्स वर्क भी इसमें कंप्लीट होगा। तो इस मास्टर्स के अंदर आप कोई ऐसी चीज नहीं कर पाएंगे जो कि दुनिया में ना हुई हो, राइट। सो ये एक्सपेक्टेशन भी किसी टीचर को करनी मुनासिब नहीं होती कि वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करे कि यार आप इतना काम करें, इतना काम करें जो आज तक कभी ना हो। ठीक है, सो एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए। However, once you go for your PhD work, then you build on that speciality। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप देखते हो, and you try to reach to the boundary of worldly knowledge because you have around 7 years of time with you। So पहले 2-3 साल तक सिर्फ आप पढ़ते हैं, ग्रास्प करते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं, और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, और फिर आप एक दिन आता है कि अब आप कहते हैं कि जी मैंने वो सारा कुछ देख लिया जो कि इस एरिया के अंदर है, कुछ ऐसी चीज छोड़ी नहीं है मैंने। आपके सुपरवाइजर भी इंश्योर करते हैं, आपके GC मेंबर्स भी इंश्योर करते हैं, कहीं कोई कमी पेशी हो आपके सेमिनार्स कराएंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और अल्टीमेटली दे विल मेक श्योर कि यू कवर all the available knowledge in that domain, and then if you focus on that boundary, you start pushing that boundary with your implementation, with your solutions to do something which is yet not been done in the world,
right? So if you keep pushing that boundary for a couple of years, then a day comes, you create something. Okay, that is very minute from the worldly perspective. Okay, but it's huge as far as a student is concerned, because वो उसने एक बहुत बड़ा काम किया जो कि उसके लिहाज से था. Although for the world it's just a small bump which he has created. Lekin this is how a difference is there between the master's student and a PhD student. तो ये फर्क जो है वो यहाँ पे है. लेकिन दोनों की नेचर ऑफ जॉब जो है या नेचर ऑफ फॉर्मल रिसर्च इज सेम. रिसर्च प्रोसेस दोनों एक ही फॉलो करते हैं. मैं अब उस रिसर्च प्रोसेस पे आ जाता हूँ. चलिए, share it with the So let me go back to the research process now, which is followed by both type of students, which is shown here. Okay, I hope it is now visible to both sides. ठीक है. ठीक है जी. सो अब साइकिल यही है या प्रोसेस यही है जिसमें दोनों ने पढ़ना है. अच्छा. तो अकॉर्डिंगली जब इस रिसर्च प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होंगे तो रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो है देयर आर फर्दर 3 कैटेगरीज फॉर एनी स्टूडेंट आइदर फ्रॉम मास्टर्स और पीएचडी. ही हैज टू और शी हैज टू फॉर्मुलेट, he or she has to design and execute, and then he or she has to give some analytical comments on the findings, the own personal understanding, what he or she has understood, because it's not spoon feeding anymore. It is more of that person's work who is doing it. So उसकी इनपुट आनी चाहिए. सारा कुछ दूसरों से लेके नहीं, उसने अपना कुछ फीडबैक देना है, अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करना. तो पूरा रिसर्च प्रोसेस के 3 सब सब प्रोसेस हैं, जिसमें पहला फेज है फॉर्मुलेशन फेज, देन इज योर डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन फेज. जो सेकंड फेज है इसके 2 हिस्से हैं, डिजाइनिंग एंड देन एग्जीक्यूशन. पहले डिजाइन करेंगे ना कि यार ये करूंगा कैसे, और फिर आप उसको करेंगे, राइट. और जब कर लेंगे तो फिर एनालिटिकल कमेंट्स उस पर आते हैं कि जी ओके अब ये इसका मतलब क्या है जो मैंने किया है. ठीक है. तो मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ और उसको तोड़ते हैं कि कहाँ पे प्रपोजल फिनिश होता है और कहाँ पे आपका थीसिस या कहें कि डिसर्टेशन का फेज स्टार्ट होता है या सेकंड फेज स्टार्ट होता है. सो जो पहले दो इधर चैप्टर्स लिखे हुए हैं या जो पहला सब सेक्शन लिखा हुआ है फॉर्मुलेशन फेज का, दिस इज डिफाइंड एज फिगरिंग आउट द प्रॉब्लम एरिया and finding the solutions by other people of that area. इसका broad मतलब ये है कि आपने एक एरिया डिफाइन किया कि यार ये एरिया है जो कि मेरे एरिया ऑफ रिसर्च है. इस एरिया में ये प्रॉब्लम है जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ या मैंने डिसाइड करना है. वो एरिया या प्रॉब्लम कैसे डिसाइड किया? बेस्ड ऑन योर कोर्स वर्क. आपने जो मास्टर में कोर्सेज पढ़े, जो पीएचडी में कोर्स वर्क पढ़े, उनका मकसद ये होता है कि आप उन डोमेन्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिगर आउट करने के काबिल हो जाएं कि इनमें फलां फलां मसले हैं, राइट. और आपको पता होता है कि मेरा सुपरवाइजर या सेट ऑफ सुपरवाइजर्स के एरियाज क्या हैं. आपको ये पता होता है कि इस वक्त दुनिया में क्या चीज़ है जो कि एग्जिस्ट कर रही है या पॉपुलर है. आपको ये पता होता है कि मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ, जिस डोमेन में मैं खुद 15-20 साल से एक खास शोबे में एफर्ट कर रहा हूँ, वहां पे क्या क्या मसले हैं. फिर आप कोर्स वर्क भी कर लेते हैं. तो नाउ यू आर गुड इनफ नॉलेज टू डिसाइड कि कौन सा प्रॉब्लम एरिया एज अ फॉर्मल एमएस और पीएचडी स्टूडेंट मुझे लेके चलना है. बिकॉज जो रिसर्च फॉर्मल है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स में काम कर रहा है उसने एक सोल्यूशन देना है किसी मसले का. तो जो
टॉपिक या टाइटल आपके एरिया का होता है दैट इज ऑलवेज अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सो सोल्यूशन देने से पहले प्रॉब्लम पता करनी जरूरी है ना। तो प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी? विद experiences, with your personal experiences, with the market big names, और या कहेंगे जो मार्केट में इस वक्त ट्रेंड्स हैं, एंड देन योर कोर्स वर्क बेस्ड ब्रेथ नॉलेज, योर सुपरवाइजर इनपुट। सो ये सारी चीजें कवर करती हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, जिनके अंदर से फिर आप कुछ एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं। दोबारा इधर आते हैं तो फॉर्मुलेशन फेज में क्या हुआ जी, आपने प्रॉब्लम डिफाइन की, ठीक है, और प्रॉब्लम डिफाइन करके देन यू कम ऑन टू दी प्रपोज्ड सोल्यूशन। या कहेंगे जी ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में 15-20 लोग जो काम कर रहे हैं उन्होंने ये सॉल्यूशंस दिए। सो जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो इस मकसद से होता है कि जिस प्रॉब्लम को एज अ स्टूडेंट मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, इस प्रॉब्लम को मैं करने वाला पहला बंदा नहीं हूँ, इसमें हजारों लाखों लोगों ने काम किया हुआ है, और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं, और उनमें से जो सिलेक्टेड सॉल्यूशंस मुझे अपील करते हैं या जो मुझे मेरे एरिया में फॉल करते हैं वो क्या है। इससे क्या होगा कि मुझे एक अच्छा बैकग्राउंड पता चल जाएगा टू प्रपोज माय ओन सॉल्यूशन, राइट। सो द फर्स्ट फॉर्मुलेशन फेज इज, अगेन आई रिपीट, defining the problem area, finding the existing solutions. Now based on existing solutions you find the gaps कि उनके अंदर क्या मसले मसाइल हैं, and then come up with some of your own methodology to solve it, जो कि second phase है। Based on the existing solutions and their gaps you design your own solution। ठीक है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि आप की गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही है आप, ठीक है, तो आप ये प्रॉब्लम है, इसका मसला हल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप जब इस मसले को हल करने जाएंगे, मसला फाइंड आउट कर लीजिए, मसला ये सॉल्व करना है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब आप सोचेंगे यार कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा था, गाड़ी बहुत सारे लोगों की स्टार्ट नहीं होती। तो आप उन सब लोगों से शायद मशवरा करेंगे, आप फोन करेंगे फॉर एग्जांपल फैसल को, यार कि गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं हुई तो मसला बताओ कैसे सॉल्व होता है। सर ये कहेगा सर कि इसका स्पार्क प्लग चेक कर ले, शायद उसकी जो लीड है वो निकली हुई है। ठीक है, आप फोन करेंगे गुलाम जारा को, ये कहेंगे जी कि हाँ एक मसला मुझे भी आया था, मेरी जो ना वो जो इग्निशन की तार थी वही उतरी हुई थी। ठीक है, आप फोन करेंगे हसन रशीद को, हमजा रशीद को, हमजा रशीद कहेगा जी कि मेरा तो एक दफा मेरा स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो इसका एक जो आपका जो होता है ना वो जो सर्किट सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, उसके सर्किट ब्रेकर्स जोड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये एक ही प्रॉब्लम है, उसके 3 सोल्यूशन आपको 3 लोगों से मिल गए। अब बेस्ड ऑन ऑल दीज अवेलेबल सॉल्यूशंस यू विल फिगर आउट यार कि अब मेरी गाड़ी में भी मसला तो कोई इसी तरह का हो सकता है, तो यू स्टार्ट चेकिंग दी सॉल्यूशंस एंड देन यू मे कम अप विद कि नहीं यार इसमें जो मसला मेरा आ रहा है ना, तो वो तो ये है कि इसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है। ठीक है, सो देखिए एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, दे विल असिस्ट यू टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम एंड देन यू मे कम अप विद अनदर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन योर कंस्ट्रेंट्स। दिस इज व्हाट वी कॉल फॉर्मुलेशन फेज एंड डिजाइन फेज। सो जो ये पहली चीज यहां मैंने लिखी है ना कि जिसमें आप PH1 या प्रपोजल पे जाते हैं, प्रपोजल इनफैक्ट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रपोज्ड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस एंड दिस एंड्स ओवर हियर। I open the okay, so ये जो पहला फेज है फॉर्मुलेशन फेज, दिस इज पार्ट ऑफ योर TH1। सेकंड जो सब फेज है इसमें डिजाइन फेज तक इज पार्ट ऑफ TH1। सो जो TH1 डॉक्यूमेंट होती है दैट हैज प्राइमरली द प्रॉब्लम डेफिनेशन, लिटरेचर रिव्यू सेक्शन एंड देन द प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी। अगर ये 3 चीजें आप कर लेते हैं तो आपका पहला फेज जो है वो आप डिफेंड करने के काबिल हो जाते। दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर ये चीज लोगों को एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि एरिया एक्सपर्ट्स जो हैं जिनको जो इस एरिया में आपको असिस्ट कर रहे हैं या आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं, दे विल सी कि यस द प्रपोज्ड मेथड इज फाइन, द होमवर्क इज गुड एंड दिस एरिया कैन बी कंटिन्यूड बाय देम, सो अकॉर्डिंगली दे विल अलाउ यू टू गो इनटू द सेकंड फेज व्हिच इज TH2। ठीक है जी, अब आप जाएं
अगर ऊपर देखते हैं आप कि डिजाइन आपने ठीक किया है, फॉर्मुलेशन फेज भी ठीक था, डिजाइन भी ठीक था, अब आप एग्जीक्यूशन पार्ट पे चले जाएं। सो TH2 इज द एग्जीक्यूशन पार्ट, meaning so that you now start developing your solution, coming out with the results. Okay, let me do it, get the results, and then go on to the analytical phase. Results आ गए, अब इसको evaluate करते हैं कि results जो आए हैं इनका मतलब क्या है। तो मतलब निकालने के लिए अगेन another important thing is कि you compare those results with some of the existing solutions के ओके इसी तरह के solutions लोगों ने पहले भी दिए थे, उनके results ये थे, तो मेरे results ये हैं, मैं यहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे बुरा परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्जिनल हूँ। So this thing once you come up, ये सारा कुछ हो गया, it means now you are able to defend your part 2 which is TH2। अब इसकी जो एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन है, इन्हीं फेजेस की एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, उसको जजमेंट आपने देनी है विद दी डायग्राम जो से मैंने पहले दिखाई आपको कि मास्टर स्टूडेंट के पास लिमिटेड टाइम है, उसने एक खास सर्कल में काम करना है, PhD स्टूडेंट ने उससे एक बड़े सर्कल में काम करना है, लेकिन काम दोनों ने यही करना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे चैप्टर्स मेंशन्ड है इनको भी समझना जरूरी है कि इनका क्या मतलब है। फॉर्मुलेशन फेज जब आप लिखेंगे ना, तो लिखने में आपने 2 चैप्टर्स लिखने होते हैं फॉर्मुलेशन फेज में। एक इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है, एक लिटरेचर रिव्यू चैप्टर होता है। लिटरेचर रिव्यू को बैकग्राउंड एंड लिटरेचर रिव्यू भी कहा जाता है या सिंपल लिटरेचर रिव्यू भी कहा जाता है। अच्छा, जो जितने चैप्टर्स यहाँ मेंशन्ड है यही सारे आपके सेक्शंस होते हैं इन अ रिसर्च पेपर। इफ यू एवर ओपन एनी रिसर्च पेपर, तो रिसर्च पेपर में इन्हीं नामों से सेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। सो सेक्शंस जो है वो कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ चैप्टर्स होते हैं। थीसिस डॉक्यूमेंट इज अ लार्जर डॉक्यूमेंट, रिसर्च पेपर इज अ शॉर्टर डॉक्यूमेंट, कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, येट कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर होती है। इनका हिस्सा क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज, इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा क्या जाता है? इंट्रोडक्शन सेक्शन जो होता है, दिस इज इनफैक्ट इट कवर्स 3 थिंग्स। इसमें 3 पंच लाइन्स फॉलो की जाती हैं या इनके अंदर चीजें देखी जाती हैं। नंबर 1 इज इट मस्ट इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? राइट, so you write about problem, either it's a chapter or it's a section, so you write about problem के problem जिसको आप फोकस कर रहे हो वो क्या है। Second punch line of introduction is you give the significance of problem, कि ये मसला जिस पे आप काम कर रहे हैं ये important क्यों है, why it is significant to be solved, why there is a requirement कि आप इस पे काम कर रहे हैं। So importance देने के 2 तरीके होते हैं। Number 1 is you give some statistical results, statistical data from existing literature कि यार ये जो मैं बीमारी पे काम कर रहा हूँ, ये बीमारी हमारे मुल्क के इतने हिस्से इतने % पे एग्जिस्ट करती है, वर्ल्ड बैंक का डाटा ये कहता है, पाकिस्तान का डाटा ये कहता है, हेल्थ मिनिस्ट्री से डाटा ये कहता है। तो स्टैटिस्टिकल डाटा प्रेजेंट करना इज गिविंग इंपॉर्टेंस ऑफ दैट एरिया। सो whosoever is वर्किंग ऑन सम प्रॉब्लम, आपको उसके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं, उनको आप फिगर आउट करते हैं, अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर में लेकर आते हैं विद रेफरेंसेस। सो 2 चीजें डिस्कस हो गई। यू डिस्कस दी इंट्रोडक्शन में आप पहली चीज क्या बताते हैं? You introduce the problem, right? And then you give the significance of problem. And the third thing in the introduction chapter or section is you introduce your solution as well. कि okay, मेरा solution इस पे ये है, इस तरह का है, broad, मोटे broad brush के साथ. So this is what we cover in the introduction chapter or section. Then we go on to the literature review section. Literature review is purely giving existing solutions of that problem, जिसको आपने पहले डिफाइन किया। तो आप देखेंगे कि ओके जी, रिसर्च पेपर्स फिगर आउट करेंगे और देखेंगे कि किन रिसर्च पेपर्स में क्या बात की गई है, यानी कौन कौन से रिसर्च पेपर शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनमें से 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। पहला सोल्यूशन मिस्टर ABC ने इस तरह दिया है, दूसरा सोल्यूशन मिस्टर PQR ने इस तरह दिया, तीसरा सोल्यूशन मिस्टर XYZ ने इस तरह दिया, चौथा सोल्यूशन मिस्टर STU ने इस तरह दिया। सो आप कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देंगे लिटरेचर रिव्यू में। एक्सटेंट डिपेंड करेगा कि आप MS की डिग्री कर रहे हैं या PhD की। जनरली स्पीकिंग मास्टर्स के अंदर 10 से 15 सॉल्यूशंस डिस्क्राइब किए जाते हैं लिटरेचर रिव्यू में, 10 से 15।
PhD में दिस नंबर इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, यू गो मोर इन डेप्थ। आप एक डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आप सिर्फ 10-15 सॉल्यूशंस पे नहीं होते, बल्कि आप शायद 100-150 सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं कि ये सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं इस एरियाज के अंदर। बट अगेन दोज आर सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स। सो लिटरेचर रिव्यू प्योरली इज गिविंग द related solutions of the same problem on which you are working. So focus of literature review is giving the brief solution extracted from those research papers जो आपने पढ़े, तो उनको आप डिस्क्राइब करते हैं। और जब इनको आप डिस्क्राइब करते हैं तो फिर क्या मकसद होता है कि यार इसके अंदर अब मैं चूंकि काम कर रहा हूँ एज अ रिसर्च स्टूडेंट, तो मैंने इससे कुछ बेहतर चीज करनी है ना, इससे कोई अच्छा सोल्यूशन देना है। तो अब इसी चैप्टर क्या इसी सेक्शन के अंदर अगला टारगेट होना चाहिए कि लेट्स फिगर आउट द गैप्स, कि इसके अंदर मसले मसाइल क्या हैं जो कि अभी तक हल नहीं हुए। मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, सारी गाइडेंस भी मिल गई मुझे, सुपरवाइजर ने भी गाइड कर दिया, कोलीग्स ने भी गाइड कर दिया, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी इन हो गया, पब्लिश रिसर्च पेपर्स भी देख लिए। नाउ देयर आर ऑलवेज सम ऑप्टिमाइजेशंस रिक्वायर्ड इन द एग्जिस्टिंग वर्क्स। सो वो गैप्स लिस्ट डाउन करना शुड बी द नेक्स्ट थिंग इन द सेम चैप्टर। ओके जी, ये गैप्स है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस द सेकंड पंच लाइन ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इज first you give related solutions, second you give gaps, right? Here you end your literature review. Then comes your methodology section. पहले दो chapters या पहले दो sections will contribute towards the methodology section, which is the last section of your PH1, because यहाँ पे आप अपना proposed method बताएंगे। ऐसे ही proposed method बता रहे हैं ना। अब प्रपोज मेथड बताने के लिए आपको क्या बताना चाहिए, आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी चाहिए बेस्ड ऑन दी गैप्स। क्या ये 4 गैप्स थे, इन चारों गैप्स को सबके सबको तो मैं हल नहीं कर सकता, मैं ये दो गैप्स लेके इनके अगेंस्ट अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर कि ये मेरा अब प्रॉब्लम डिफाइन हो गया। पहले थोड़ा क्रूड था, बट मैंने फॉर्मुलेशन फेज में गया, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया, प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस पे काम किया, और फिर आ गया मैं एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पे, उनके गैप्स देख लिए। अब मैं बड़ा क्लियर हूं कि मेरे पास ये 2 या 3 या 4 गैप्स हैं जिनको मैंने एड्रेस करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन हो जाएगी, विच वुड बी प्राइमरली पार्ट ऑफ योर मेथोडोलॉजी सेक्शन। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू विल डिफाइन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जी अब ये प्रॉब्लम है, इसमें ये गैप्स में एड्रेस कर रहा हूं, तो मेरे ऑब्जेक्टिव अब ये बनते हैं 1, 2, 3, इनको मैंने अचीव करना है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, राइट? This should also be part of your proposed methodology. Based on objectives, you have to give your research questions, क्योंकि जी मेरा research questions क्या बनते हैं, इनको अगर मैं लेके चलूंगा इन objectives को, तो मेरा पहला research question जिसको मैंने execute करना है वो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। Now, based on the objectives and research questions, my proposed methodology probably would be this. आप एक ब्लॉक डायग्राम दे देंगे और जी इसको सॉल्व इस तरीके से चलूंगा, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। अब क्या करेंगे हम इस पे आएंगे बाद में, आप जब पेपर्स पढ़ेंगे वहां पे इसका पता चलेगा। लेकिन ये कि अगेन पार्ट ऑफ प्रपोज मेथोडोलॉजी इज नंबर 3 थिंग इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रपोज मेथड, which would be based on the research questions and research objectives which you have given in the same chapter. Here your proposal document would end. Of course, इसके बाद अगला फेज क्या बनता है, ये इशू में क्या करना है, अब जाके एग्जीक्यूट करना है। जो आपने प्रपोज मेथड दे दिया अब यहाँ पे, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके रिजल्ट्स लेने हैं। हियर कम्स योर डिटेल्ड डाटा एनालिसिस चैप्टर, क्योंकि अब जब आप इनिशियल प्रपोजल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसको फिर थीसिस 2 में एक्सपेंड करते हैं, यही सारी चीजें दोबारा देंगे आप विद बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट जो चीज मेजर चेंज होगी TH2 के अंदर वो आपके एग्जीक्यूशन फेज होगा, जिसमें आपने आप अपना उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट कैसे किया, कुछ डाटा लिया कहीं से, कोई टेक्निक इस्तेमाल की, या तो आपने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया या आपने एक हार्डवेयर बनाया। आपने कुर्सी बनानी थी फॉर एग्जांपल, मसला ये था कि जी बैठने का तरीका कोई नहीं है, तो कुर्सी को सॉफ्टवेयर में तो नहीं बना सकते, बना भी सकते हैं, लेकिन ये कि ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है कि एक्चुअल फिजिकल फॉर्म बनाई जाए। तो एग्जीक्यूशन ऑफ मेकिंग एन अरेंजमेंट व्हिच कैन अलाउ यू टू सिट इज टू मेक अ चेयर। So chair is a physical product.
सो जो एग्जीक्यूशन फेज है, कुछ थीसिस का फिजिकल प्रोडक्ट होती है, कुछ थीसिस की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होती है, और इन केस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस एक नॉलेज प्रोडक्ट होती है। वहां पे आपको शायद सॉफ्टवेयर भी नजर नहीं आ रहा होता, कोड नजर नहीं आ रहा होता, ना ही कोई फिजिकल प्रोडक्ट नजर आ रही होती है, बट एक अगेन डाटा एनालिसिस होती है इन फॉर्म ऑफ सम नॉलेज प्रोडक्ट, सम फाइंडिंग, सम रिजल्ट, सम कंक्लूजन्स। सो पॉइंट क्या है? चैप्टर 4 इज डाटा एनालिसिस या रिजल्ट एंड डिस्कशन चैप्टर। ये दोनों चैप्टर सिमिलर हैं, 4 और 5। यू execute your solution and then you find the results and then you discuss those results कि ये क्या है, क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, इसका मतलब क्या है। so we call this the analytical phase. Analytical phase में it's a compulsion that every master student or PhD student must compare his her own results with the existing results and say something about the output कि मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, कहाँ पे मार्जिनल हूँ, कहाँ पे मैं बुरा हूँ। नॉट नेसेसरली यू आर गुड एट ऑल बेंचमार्क्स। सो बेंचमार्किंग आपने यहाँ डिसाइड करनी है कि मैं क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लेके चलूंगा। भाई मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब मैं गाड़ी स्टार्ट तो कर ली, लेकिन मैं किन किन जगहों पे मैंने अच्छा डिसीजन लिया, या क्या चीज मैंने ठीक देखी, क्या चीज मैंने गलत देखी। थोड़ी देर बाद बंद हो गई गाड़ी दोबारा, इट मीन्स देयर इज समथिंग विच आई मिस्ड। सो वो जो मेरा मेथड है उस, या जो मेरा रिजल्ट्स आए हैं उनको मैंने एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स के साथ देखना भी है। तो कहीं पे मैं अच्छा हूँ, कहीं पे मैं बुरा हूँ, कहीं पे मैं मुनासिब हूँ। तो बी वेरी ट्रूथफुल। जरूरी नहीं है कि हर बंदा 100% अच्छा हो, बाज़ औक़ात तो अच्छे नहीं भी होते। इट्स अ पॉजिटिव साइन दैट यू आर रियलिस्टिक। देयर इज नथिंग लाइक आइडियलिस्टिक इन रिसर्च वर्ल्ड। इफ यू आर डूइंग वेरी गुड इन ऑल डोमेन्स, इट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी। द पर्सन विल कम टू नो यार कि ये सब कुछ ही अच्छा हो गया इसका, तो ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। तो रियलिस्टिक डोमेन क्या होता है कि यू ऑलवेज बी, यू, इट्स अ वेरी रेगुलर फिनोमिना। हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, ना ही हो सकता है। तो आप अगर एक चीज अच्छी करेंगे, कहीं ना कहीं बुरे हो जाएंगे। इट्स हाउ वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड वर्क्स। बात समझ आ रही है ना? सॉरी।